हेलो, वेलकम माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है लेक्चर 1 लाइंस एंड एंगल्स से। ओके, यानी आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था, 8 क्लासेस में आप लाइंस के बारे में स्टडी करते हुए आए हैं एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वह लाइंस एंड एंगल्स को लेकर चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी से। ओके, 9 क्लासेस का होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वार्म वेलकम। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में समझते हैं कि सबसे पहले लाइंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे प्रीवियस टॉपिक के बारे में, जिसमें मैंने आपसे सारी बातें करी थी बेटा कि लाइन से पहले आप लोग स्टडी करते हैं रेज के बारे में। व्हाट इज़ द साइंस ऑफ रेज, रेज के मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेज क्या होता था बेटा। आपको यदि याद हो बेटा, मैंने रेज के बारे में डिस्कस किया था कि जो रेज होती है आपके पास, वो रेज जो होती है बेटा उसमें एक एंड पॉइंट होता है, यानी वन एंड पॉइंट होता है। ये फॉरवर्ड भी हो सकती है बेटा एंड और बैकवर्ड भी हो सकती है, बट इसमें एक ही एंड पॉइंट होगा। दिस इज ए एंड पॉइंट। ये क्या आपके पास एक एंड पॉइंट है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, यानी इसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट से मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि उसका अंतिम पॉइंट है, नहीं, लास्ट वाला पॉइंट नहीं। एंड पॉइंट का मीनिंग मेरा साइंस कहने का ये है कि कंडीशन में या तो फॉरवर्ड होगी या वो बैकवर्ड होगी, किसी एक टाइप से मूव करेगी, या तो बैकवर्ड करेगी या वो फॉरवर्ड करेगी। दैट्स कॉल्ड, आप लोग इसे इनिशियल पॉइंट भी कॉल कर सकते हो, इनिशियल पॉइंट। बट मैं यहाँ पे एंड पॉइंट इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि मैं एंड से मेरा साइंस जो जा रहा है वो ये कहना चाह रहा हूँ मैं एंड पॉइंट से कह के कि या तो मेरा जो पॉइंट होगा, जो मेरी जो लाइन होने वाली है, वो या तो वन साइड की तरफ जाएंगी या इस तरफ, या तो फॉरवर्ड करेगी या बैकवर्ड करेगी, केवल वन टाइम वन साइड करेगी। क्या करेगी बेटा? वन साइड, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, केवल एक ही तरफ मूव कर सकती है। तो इसे आप क्या कॉल करते थे? रेज कॉल करते थे। क्या कॉल करते थे आप इसको? रेज। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें? रेज का मीनिंग समझ में आ गया, जिसके पास केवल ओनली वन एंड पॉइंट होता था। उसके बाद आपके पास रेज क्या होता था? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में मैंने आपसे डिस्कस किया था, यदि याद हो आपको, जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें आपने कहा था कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इट हैज़ टू एंड पॉइंट, यानी इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का कोई चांस ही नहीं होता, यानी फिक्स हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ये क्या होती है? लाइन सेगमेंट। ना तो इससे आप आगे की तरफ मूव हो सकते हैं, ना इससे आप पीछे की तरफ मूव हो सकते हैं, ठीक है ना। यही फिक्स होते हैं, जिसके अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं, उसे क्या कॉल करते हैं आप लोग? लाइन सेगमेंट। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो होता है बेटा वो होता है लाइन। अब जो मैंने अभी सर्कल किया था लाइन के बारे में, तो लाइन क्या होती है? इट हैज़ नो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है? इस तरह से एरो लगा देते हैं हम लोग। इसका मीनिंग क्या है कि ये लाइन इस तरह से मूव कर सकती है और इस तरह से मूव कर सकती है, यानी फॉरवर्ड भी कितनी कर लीजिए, बैकवर्ड भी कितनी कर लीजिए, किधर की तरफ भी मूव कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड ए लाइन्स। क्लियर होगी बातें? तो हम लोग लाइन के बारे में डिस्कस कर लिया था बेटा आपको से, ठीक है ना। तो ये लाइन के बारे में पॉइंट था। अब बात करते हैं बच्चे एंगल्स के बारे में। देखिए एंगल्स क्या है, एंगल्स की डेफिनेशन क्या कही उसने। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। उसने कहा कि टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। देखिए एंगल्स के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ। जो एंगल होता है ना, पहले ये एंगल कैसे ऐसे वर्क करता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं, एंगल का वर्किंग प्रोसेस समझते हैं, फिर एंगल की डेफिनेशन को क्लियर करूंगा मैं। एंगल का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एंगल हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं। या तो एंगल क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा? या तो क्लॉकवाइज होगा, या एंगल कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी एक तरफ से मूव करेगा। या तो एंगल क्लॉकवाइज मूव करता है या एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वन टाइम ही मूव करता है, ठीक है ना। आपके पास सपोज दैट एंगल इस तरह से मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड है, ये होता है आपके पास क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और यदि आपका एंगल इस तरह से मूव कर रहा है, जैसे बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे, एंगल की जो क्वालिटी होती है एंटी क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव और जो क्लॉकवाइज होती है विल बी नेगेटिव होती है। ये ध्यान रखेंगे आप प्रोसेस में। जो हम आपके पास जो एंगल को डिफाइन करते हैं वो डायरेक्शन हम इस तरह से देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करके। कैसे लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। डोंट वरी, एंटी क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर थीटा, यानी जो एंगल होता है, थीटा मीन्स एंगल, जो एंगल होता है वो क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव को डिफाइन कर देता है कि हमने नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया है। एज योर चॉइस, आप ऊपर से नीचे की तरफ यदि डायरेक्शन दिखाना चाह रहे तो आप यहाँ पे हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो माइनस के थीटा करके। डोंट वरी, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर होगी, क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव। थीटा मीन्स एंगल, थीटा का मीनिंग क्या होता है? एंगल होता है, थीटा, ठीक है ना। क्या होता है मीनिंग? थीटा। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या होता है? थीटा होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें? ओके, ये 10th क्लास में है थीटा का मीनिंग, यानी थीटा को समझ के चलो, थीटा कहना क्या चाह रहा है? एंगल को कहता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसने एंगल की डेफिनेशन बता रहा है। अब क्या बता रहा है एंगल की डेफिनेशन की? आपके पास दो रेज होंगी, ये दो रेज है, कैसी भी रेज हो सकती हैं आपके पास। सपोज दैट ये भी एक रेज है, ये भी एक रेज है, पर एक जो भी दो रेज होंगे उन दो रेज का आपस में क्या होना चाहिए? एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट वाले कॉमन पॉइंट,
दोनों रेज का, ये वाला ये रहा एक इनिशियल पॉइंट, इससे भी एक रेज एरिया, एक ये रेज एरिया, तो दोनों के बिटवीन रोटेशन जितना होगा वो रोटेशन ही क्या कॉल किया जाएगा आपके पास, एंगल कॉल किया जाएगा। यानी टू रेज के बिटवीन, जो टू रेज हैं उन टू रेज में क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट हो रहा है, और इनिशियल पॉइंट में जितना रोटेशन होगा उन रेज के बिटवीन, उन रेज के बिटवीन जितना रोटेशन होगा वो रोटेशन ही क्या कॉल किया जाता है आपके पास, यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर होगी डेफिनेशन, क्या है एंगल की डेफिनेशन। ओके, तो ध्यान रखेंगे आज के बाद जो एंगल होता है वो एंगल का जो प्रोसेस है वो क्या है, क्लियर हो गया कि टू रेज का इनिशियल पॉइंट्स होना चाहिए, यानी टू रेज में क्या होना चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट होता है और इनिशियल पॉइंट जहाँ पे टू रेज के बिटवीन जितना एंगल रोटेट होता है, सॉरी जितनी कंडीशन टू रेज आपस में क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, उसे क्या कॉल करते हैं आप लोग, एंगल कॉल करते हो। टू रेज के बिटवीन जितना रोटेशन हो रहा है, क्लियर की बात है, टू रेज के बिटवीन इतना रोटेशन होता है, उस रोटेशन को क्या कॉल करते हैं आप, एंगल कॉल करते हैं। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसने क्या कहा है, जो कॉमन ये इनिशियल पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है उसे कह रहा है आर्म्स। आर्म्स देखो क्या कह रहा है, टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल, जो टू रेज फॉर्मिंग कर रही है एन एंगल, इसे क्या कॉल करते हैं आप लोग, आर्म्स कॉल करते हैं। क्या कॉल करेंगे आपसे, आर्म्स, यानी जो जो टू रेज बना रहे हैं दिस इज कॉल्ड है, आर्म्स को कॉल कर रही है, किसको कॉल करते हैं इसको हम, आर्म्स, यानी टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल, जो एंगल में जो टू रेज फॉर्मिंग की जा रही है उसे क्या कॉल कर रहे हैं आप लोग, आर्म्स कॉल करते हैं। यानी आर्म्स क्लियर हो गया होगा, जब एंगल का फॉर्मेशन होगा जिन रेज की हेल्प से होता है, जिन रेज की हेल्प से एंगल का फॉर्मिंग होगा वो फॉर्मेशन ही क्या कॉल किया जाएगा, उसका आर्म्स कॉल किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात है। यानी सिंगल को क्या हम आर्म कॉल कर सकते हैं, यानी मैं सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिए नहीं, मैंने कहा एंगल को जो डिफाइन करेगा, एंगल को जो डिफाइन, यानी टू रेज मिलकर एंगल को डिफाइन करेगा, दिस इज ये टू रेज ही क्या बोली जा रही है, इसकी आर्म्स बोली जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा वर्टेक्स की तरफ। वर्टेक्स क्या है, देखिए बच्चे वर्टेक्स के बारे में समझते हैं। जो वर्टेक्स होता है आपके पास, इसमें जो टू रेज थी, इन टू रेज का जो कॉमन पॉइंट है, इनिशियल जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ए, क्या बोला जाता है, ये वर्टेक्स कॉल किया जाता है, यानी कॉमन इनिशियल पॉइंट। ध्यान रखेंगे आज के बाद, कॉमन इनिशियल पॉइंट को क्या कॉल करते हैं आप लोग, वर्टेक्स कॉल करते हैं। ये एक एंगल की वजह, यानी कोई भी फिगर हो जाए, कोई भी फिगर है आपके पास, सपोज देखिए क्वाड्रिलेटरल कोई फिगर है, इन दोनों का देखिए एक रेज एरिया एक रेज एरिया, इन दोनों का फिगर का ये रहा आपके पास, कॉमन क्या है, एक वर्टेक्स है, यहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, क्योंकि इसके लिए पॉइंट हो गया, इसके लिए पॉइंट हो गया, ठीक है ना, तो इन दोनों के लिए क्या होगा, ये इसका कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा। तो कॉमन इनिशियल पॉइंट होने का मीनिंग क्या होगा, जैसे ही कॉमन इनिशियल पॉइंट हो जाएगा आप क्या कॉल करने वाले, वर्टेक्स। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पॉइंट पे, जब मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो यानी इसमें भी क्या होगा, इसका एक साइड एक डायरेक्शन ये होगी इसकी रेज की, और एक डायरेक्शन होगी इसकी रेज की, ये वाली बेटा आपके पास। तो यहाँ पे एक दोनों का क्या होगा, एक इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ पे क्या कॉल की जाती है आप लोग, वहाँ पे कॉल करते हैं उसको वर्टेक्स। क्या कॉल करने वाले हैं आप उसको, वर्टेक्स कॉल करने वाले हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, यानी सपोज दैट ये एंगल, ये दो रेज है, दो रेज का कॉमन पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट ये रहा, दिस इज वर्टेक्स हो गया। अब इन दोनों के बिटवीन जितना रोटेशन हो रहा है ये इनसाइड की तरफ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड है, इस इनसाइड वाले एंगल को क्या बोले, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल का क्या बोले, इंटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है, सपोज दैट एक फिगर से समझाता हूँ एक्सटीरियर एंगल कैसे बनते हैं। देखिए बेटा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी में आपको 7 चैप्टर में भी स्टडी करेंगे, फिलहाल यहाँ पे भी समझ लेंगे। देखिए इंटीरियर एंगल क्या होगी, बाउंड्री है क्लोज्ड, ABC के अकॉर्डिंग ये बाउंड्री क्या हो गई, ये क्लोज्ड हो गई है, ये बाउंड्री क्लोज्ड हो गई। इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग जो इस तरह से जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है, एक एक्सटीरियर एंगल कॉल किया जाता है। क्या कॉल किया जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल कॉल किया जाता है। बाहर की तरफ, यानी बाउंड्री को छोड़ के, बाउंड्री क्लोज्ड होगी ना, ये बाउंड्री जैसे क्लोज्ड होगी, इसके बराबर जो बाहर जो आउटर का जो पार्ट बच गया है, ये जो आउटर वाला पार्ट जो बना रहा है एंगल, ये क्या कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है आपके पास यहाँ पर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्सटीरियर एंगल को। ठीक है ना, अब देखिए डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, क्या कहना चाह रहा है एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन। पहले इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या है, द इंटीरियर ऑफ एन एंगल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स plane which lie on the same side, which lie on the same side। ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहा उसने, जो इंटीरियर ऑफ एन एंगल है इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो सभी पॉइंटों का जो सेट होगा वो इन इट्स प्लेन में, जो भी प्लेन है उस प्लेन में जो सभी पॉइंटों का जो सेट है, जिसका विच इज़ लाई ऑन द सेम साइड, जो क्या कर रहा होगा, सेम साइड पर क्या कर रहा होगा, लाइज कर रहा होगा। सपोज दैट ये आपके पास एक प्लेन है, मैंने आपको प्लेन बता रखा, प्लेन का मीनिंग क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस हो गया, ये इसके पास कोई साइड होगी, तो इनकी विच साइड ऑन द सेम साइड, ठीक है ना, विच लाई ऑन द सेम साइड, दिस इज कॉल्ड, क्या कॉल किया जाता है बेटा, वो एक इंटीरियर एंगल डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है ना,
एक्सटीरियर जो इंटीरियर नहीं होता उसे क्या कॉल करते हैं आप लोग, एक्सटीरियर कॉल करते हैं। क्लियर होगी? तो सिंपल सी बात समझिए, इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ एंगल बनेंगे दिस इज कॉल्ड इंटीरियर, जो बाहर की तरफ एंगल बने दिस इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल होंगे। बट शर्त क्या है, शर्त की डेफिनेशन जो मैंने इसने डिफाइन की हुई है कि विच लाई ऑन द सेम साइड, ध्यान रखना, विच लाई ऑन द सेम साइड, दिस इज कॉल्ड एन इंटीरियर एंगल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा है कि विच लाई ऑन द सेम साइड, कभी कभी क्या होगी, साइड डिफरेंट होगी। अभी यहाँ तक इस डेफिनेशन को क्लियर करके चलिए, ठीक है ना। बाकी जब मैं आपको बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट में, इसी में आगे हम बातें करेंगे, जब पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे मैं इन जो पैरेलल लाइंस होंगी, आगे का जो टॉपिक्स है हमारा वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे कैसे इंटीरियर मतलब जो अंदर के एंगल्स होंगे सेम साइड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, सेम साइड, लाई ऑन द सेम साइड हो रही होगी, उन्हें क्या कॉल करेंगे आप, इंटीरियर एंगल कॉल करेंगे। एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ एंगल बनते हैं, ठीक है ना, जो बाहर की तरफ एंगल बनेंगे उसे क्या कॉल करने वाले आप, एक्सटीरियर एंगल कॉल करने वाले। ये मैं सभी डिस्कस आपसे करूँगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिलहाल इंटीरियर यानी जो अंदर की तरफ जा रहा है और एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है ना। यानी जो सेम साइड को रिप्रेजेंट करेगा इंटीरियर एंगल हो गया, जो सेम साइड पर होगा लाइज करेगा, ठीक है ना। और एक्सटीरियर जो इंटीरियर नहीं होते उन्हें क्या कॉल करते हैं आप लोग, एक्सटीरियर कॉल करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट था इसमें। अब आते हैं एंगल के बारे में, टाइप्स। देखिए एंगल में सबसे पहले आता है 90 डिग्री का एंगल। थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा मतलब मैंने बताया था एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यदि एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो इसे आप बोलते हैं राइट एंगल, जैसे फिगर ये बनी हुई है। ये सब आपने 8, 6, 7, 8 में डिस्कस कर पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो थीटा की वैल्यू होगी वो लेस देन 90 होगी। थीटा मतलब एंगल, यानी 90 से जितने भी छोटे होंगे, 90 से लेस देन वाले सभी एंगल को क्या कॉल करेंगे आप लोग, एक्यूट एंगल कॉल करेंगे, ठीक है ना। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बिटवीन होती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 से 180 के बिटवीन होती है, यानी थीटा मतलब एंगल, एंगल की वैल्यू जो 90 से 180 के बिटवीन होगी उसे क्या कॉल करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्ट्यूज के लिए 120 का एंगल, 130 का एंगल, 150 का एंगल, 170 का एंगल, 180 का एंगल, इस टाइप का एंगल क्या कॉल किया गया, ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, जहाँ पे एक एंगल कितने डिग्री का बना रहा होगा, 180 डिग्री का, दिस इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा हो रही होगी, दिस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल, यानी जहाँ पर एंगल 180 से ज़्यादा आ जाए तो उसे क्या कॉल करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 210, 270, 250 सब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल, जहाँ पे पूरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा हूँ, 360 का बन रहा हूँ, कितने डिग्री का बनता है, 360 का एंगल बनता है, वहाँ पे क्या बोला जाता है, कंप्लीट एंगल बोला जाता है। क्लियर हो गया था बातें। तो ये सभी एंगल्स को रिप्रेजेंट करने की बातें थी। अब बात आती है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, क्योंकि इसकी दो कंडीशन को डिफाइन करने की कैटेगरी दो होती है एंगल्स की, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं कि कोई भी दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री आ जाए, टू एंगल का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री। मैंने कहा ए और बी दो एंगल है, उन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 डिग्री, तो आप उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आप उसको कॉल करते हैं जहाँ पे टू एंगल का सम कितना आ जाए, 90 आ जाए। टू एंगल का सम यानी ए प्लस बी का सम कितना आ जाए, सॉरी 180 आ जाए। टू एंगल का सम कितना आ जाए बेटा, 180 आ जाता है। उसे आप क्या कॉल करते हैं, आप उसे कॉल करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर होगी बातें। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे दो एंगल का सम कितना आ रहा है आपके पास, 90, उसे कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कॉल करते हैं, जहाँ पे टू एंगल का सम 180 आ रहा हो, उसे क्या कॉल करेंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर होगी ना बातें। यानी समझो, मैंने सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक एग्जांपल की भी आपको समझाता हूँ। मैंने कहा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे फाइंड करना, उसमें मैंने कहा एक एंगल 60 डिग्री का है, तो बताओ दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट के केस में मैंने कहा कि इन कॉम्प्लीमेंट के केस बात चल रही है कि उसका एक एंगल मैंने कह दिया 60 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल बताओ कितने का होगा। तो आपको क्या करना भाई, एक एंगल 60 का, तो दूसरा एंगल क्या करें, 90 में से 60 को माइनस कर देना, तो पता लग जाएगा दूसरा एंगल कितने डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। यानी कितने डिग्री का एंगल होगा दूसरा एंगल, 30 डिग्री का होगा इन कॉम्प्लीमेंट के केस में। समझ में आ गई बात, नहीं आएगी। चलो आपसे मैं एक और पूछता हूँ, यदि वो सप्लीमेंट्री का केस दे देता है, तो सप्लीमेंट्री के केस में कैसे करेंगे आप लोग इसको। देखिए यदि आप सप्लीमेंट्री केस में जाते हैं, तो सप्लीमेंट्री केस में क्या करना पड़ेगा आपको। कहा कि भाई मैंने कहा कि एक एंगल आपके पास 120 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 120 का है। तो मुझे एक बार बताओ, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा इसका सप्लीमेंट्री केस में। एक एंगल 120 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा आपके पास। तो दूसरा एंगल आप बताएंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपके पास दूसरा एंगल, आपके पास सॉरी 180 माइनस 120, तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। क्लियर होगी नहीं बात। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को डिफाइन कर लेते हैं। ओके ओके चलो क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। बस वो सिंपल सी बात है, एक एंगल गिवन कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री में आपको 45 डिग्री, तो दूसरा एंगल बता दीजिए 90 में से माइनस कर दीजिए 45 को, तो कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री। मैंने कहा इन सप्लीमेंट्री केस में एक एंगल आपके पास 130 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 में से 30 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा
50 डिग्री का। क्लियर होगी बातें, नहीं होगी अब तक? ओके बच्चे, तो ये पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को लेकर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको। नेक्स्ट है आपके पास एंगल बाइसेक्टर। देखिए एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या है एंगल बाइसेक्टर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर को लेकर, ठीक है ना। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या है, यानी ये आपके पास क्या है, आपके पास ये टू रेज है इन टू, भाई आपके पास टू रेज क्यों हुई, क्लियर होगी भाई, एक रेज होगी ए वेक्टर और एक रेज होगी बी वेक्टर, यानी एंगल का बाइसेक्टर कर दो बस। एंगल कब बनता है, जब टू रेज में क्या होता है, कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। सीधी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि टू रेज जो होते हैं डिफाइन करता है, जहाँ पे टू रेज में क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, ये था, ठीक है ना। जब इन टू रेज का एक इनिशियल पॉइंट है तो उसे एंगल होगा। एंगल का क्या करते हैं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ, बाइसेक्टर मतलब हाफ, यानी हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी आधे आधे पार्ट में। यदि पूरा एंगल तुम्हारे पास, सपोज दैट, समझिए बात को, आपके पास पूरा एंगल जो है ये पूरा एंगल 70 डिग्री का है, सॉरी 60 डिग्री का ले लीजिए, चलिए कितने डिग्री का ले लीजिए आप, 60 डिग्री का। यदि पूरा एंगल ये 60 डिग्री का, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, नहीं होगा, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंगल को क्या करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका मीनिंग होता है एंगल बाइसेक्टर का। क्लियर होगी बातें। यदि पूरा एंगल 60 का, तो ये एंगल कितने डिग्री का, वो 30 का, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया आपके पास, 30 डिग्री का हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हैं। ओके, समझ में आ गया पॉइंट। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर होता है। ओके, अब आते हैं एंगल एडजेसेंट एंगल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ध्यान से समझना इस पॉइंट्स को। उसने कहा दो एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स कॉल किए जाएंगे इफ़ दे हैव द सेम वर्टेक्स। दोनों के वर्टेक्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान रखना, उसने कहा दे हैव द सेम वर्टेक्स एंड दे हैव ए कॉमन आर्म, और दोनों की क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। वर्टेक्स भी सेम होने चाहिए, कॉमन आर्म भी होनी चाहिए, और साथ में अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। मतलब कि जो तुम्हारे पास अनकॉमन आर्म्स होंगी ना, उनके बिटवीन एक कॉमन आर्म्स जरूर होगी। एक तरफ क्या होगी, उनके बिटवीन एक कॉमन आर्म्स जरूर होंगी, ठीक है ना। यानी समझाता हूँ, उसका सेंस समझिए बेटा। पहला पॉइंट क्या करें, जब आप किसी को भी एडजेसेंट एंगल्स कब कॉल करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आप तभी कॉल करेंगे जब आपके पास कॉमन वर्टेक्स होगा। देखिए आपके पास ये कोई कंडीशन है, यहाँ पे ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है ना। देखिए आपके पास एक, आपके पास एक एंगल है, आपके पास ये ओ, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास एक एंगल हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, सबसे पहला हो गया एक अनदर एंगल, एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इसको हमने सी कॉल कर दिया। अब ध्यान से समझो बेटा इस पॉइंट को। मैंने कहा एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन में क्या है, कॉमन क्या होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है दे हैव द सेम वर्टेक्स। सेम वर्टेक्स है क्या, सेम वर्टेक्स मतलब कॉमन वर्टेक्स। देखिए ये रहा कॉमन वर्टेक्स हो गया भाई, ओ ए और ओ बी का कॉमन वर्टेक्स है ओ। क्लियर हो गया तो बात है। ओके, अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा उसने, दे हैव ए कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का मतलब क्या है, ओ ए और ओ बी, इन दोनों के बिटवीन, देखिए ओ ए और ओ बी के बिटवीन, ये आ रहा है ना ओ ए ओ बी, ठीक है ना, उन दोनों के बिटवीन ये एक कॉमन आर्म, जिसे हमने ओ सी कॉल कर रखे, मिल गया ओ सी आर्म, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल गया आपको, ओ ए ओ बी कॉमन आर्म हो गई, कॉमन वर्टेक्स हो गया, नहीं सेम वर्टेक्स हो गया, दोनों का सेम वर्टेक्स हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनकॉमन आर्म्स। जो आपके पास क्या है, अनकॉमन आर्म्स है, उस अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। इट मीन्स जो आपने अभी बनाई थी ये अनकॉमन आर्म्स है, देखो ओ बी एंड ओ ए, दिस इज एन अनकॉमन आर्म्स। कॉमन तो नहीं कोई, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना। अनकॉमन आर्म्स के बिटवीन क्या हो रही है, कॉमन आर्म्स आ रही है, यानी दोनों के लिए काम करेंगी यार, दोनों के लिए, यानी ओ ए और ओ बी के लिए दोनों के लिए कॉमन कौन हो गई है, ओ सी हो गई है। तो 3 पॉइंट एडजेसेंट एंगल्स को डिफाइन करेंगे। मेन ध्यान से समझेंगे 3 पॉइंट कौन कौन से। फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स होने चाहिए, जैसे इस फिगर में मैंने डिफाइन भी किया है। इन दोनों में सेम वर्टेक्स है, नहीं है, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, आपके पास एक सेम वर्टेक्स हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉमन आर्म्स, दे हैव ए कॉमन आर्म, ये कोई कॉमन आर्म है, इन दोनों की ओ बी और ओ ए की कॉमन आर्म होगी ओ सी। और ये अनकॉमन है, आपके पास अनकॉमन कौन कौन सी होती है, ओ ए और ओ बी, ये अनकॉमन आर्म्स है, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के क्या होती है, एक इस साइड होगी और एक साइड कैसी आर्म है, ये अनकॉमन आर्म है भाई। ये कॉमन साइड थी, उसके इस साइड और इस साइड कौन सी आर्म्स हैं, ये इस साइड आएंगी, दोनों की दोनों अनकॉमन आर्म्स। क्लियर होगी बात। कॉमन आर्म्स के एक तरफ और दूसरी तरफ कैसी होनी चाहिए, आर्म्स अनकॉमन होनी चाहिए। क्लियर होगी। 3 पॉइंट किसको डिफाइन करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स को। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में केवल यही डिफरेंस होता है, अब पॉइंट को ध्यान से समझना। एडजेसेंट एंगल्स में तीन चीज़ें की डिफाइन करती है, पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स उसको डिफाइन करते हैं जहाँ पर एक 2 एंगल से 3 एंगल से 4 एंगल, इसका एंगलों का सम कितना आ जाता है 180 डिग्री आता है, जहाँ पे एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है, उसे क्या कॉल करते हैं अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो क्या लिख रहा है डेफिनेशन में, देखो इसकी क्या क्वालिटी आई है, देखो एडजेसेंट की डेफिनेशन में क्या लिखा था, 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, है ना, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कह रहा है, 2 adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their uncommon arms are two opposite, uncommon arms are two opposites। क्लियर होगी, नहीं है ना, अब समझाता हूँ। अनकॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट का मीनिंग समझो, यानी सेंस क्या है, ये देखिए आपके पास कोई ये लाइन है, एक आपके पास, ठीक है ना, और एक ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, जिसको मैंने नेम दे दिया ए बी और सी। एक आर्म आपके पास बी सी है और एक आर्म ये एक ए बी वाली, तो ये दोनों आर्म कैसी हैं, अनकॉमन आर्म्स हैं, कहा ना उसने, देयर अनकॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट, ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर होगी बात है, नहीं होगी, ये दोनों आर्म्स कैसी हो गई है, एक दूसरे के अपोजिट हो गई, थर्ड आर्म्स आ रही है, ठीक है ना, क्लियर होगा। तो इन दोनों के एंगल का जो सम आएगा, वो सम कितना आएगा, इन दोनों के एंगल का पूरे का सम 180 डिग्री आएगा, यानी साइंस समझिए, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं, पर एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स हो ये ज़रूरी नहीं, मतलब होते ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आवश्यक नहीं है। क्लियर होगी पूरी बात। ए लीनियर पेयर एंगल इज कॉल्ड ए एडजेसेंट एंगल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्लियर पॉइंट बेटा। तो यानी बच्चे एडजेसेंट एंगल्स कुछ भी हो सकता है, एडजेसेंट एंगल्स तो कुछ भी हो सकता है भाई, इन दोनों का एंगल का सम 180 है ये ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है ना। पर हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कह रहा है, 2 एडजेसेंट एंगल्स, लाइन पढ़ो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कहा 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर अनकॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट। जो अनकॉमन आर्म्स है उनके क्या कह रहा है, अन टू कॉमन आर्म के जो अपोजिट है, क्या जो देयर अनकॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट, एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट होती हैं। ठीक होगी बातें आते हैं, तो सब कॉल करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने जो फिगर बना रखी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बनाई थी, इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम यानी एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 180 डिग्री का होगा। पर इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसका सम क्या है 180 का है एडजेसेंट एंगल्स में। क्लियर होगी बात, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स डिफाइन करता है अपनी डेफिनेशन में 2 एंगल्स को लेकर, और जबकि आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की डेफिनेशन डिफाइन करती है आपके पास 2 एडजेसेंट एंगल्स को लेकर, एंगल नहीं 2 एडजेसेंट एंगल्स को लेकर। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नोट क्या कह रहा है आपको, देखिए ध्यान से समझना। नोट में, नोट का प्रोसेस कह रहा है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज कॉल्ड टू 360 डिग्री। मतलब क्या है समझिए, उसने कहा कि आपके पास भाई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ किसी भी तरह को मूव कर लूँ मैं, इस पॉइंट के जितने भी चारों अराउंड जहाँ पे मैं घूमूँ, इस पूरे का एंगल का सम कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। हाउ कैन पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसकी थ्योरम है, इसे मैं प्रूफ कराऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। फिलहाल अभी नोट में ध्यान रखेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में इनका प्रूफ कराऊंगा मैं कि किस तरीके से एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल का सम आएगा, पूरे एंगल का सम आता है वो 360 डिग्री का आता है, चाहे मैं कितनी भी लाइन ड्रॉज कर लूँ उसमें, ठीक है ना। उस पूरे एंगल का सम कितना आता है, 360 डिग्री आता है। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे इस पॉइंट्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या कह रहा है, 2 एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इफ देयर आर्म्स फॉर्म 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। इट मीन्स क्या है, देखिए इसका समझाता हूँ। ये पे 2, ये आपके पास क्या है, ये रेज है, आर्म्स भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जहाँ पे दोनों लाइन आपस में क्या करिए, आपस में इंटरसेक्ट करिए, इंटरसेक्ट करने पे जो फेस ये अपोजिट हो गए, ये इसका अपोजिट एंगल्स हो गए, ये इसका अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कॉल करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फेस टू फेस एंगल, फेस टू फेस एंगल इज कॉल्ड ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया क्या होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर होगी। यानी फेस टू फेस जो अपोजिट एंगल्स है उन्हें क्या कॉल करते हैं आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से जब दो ये लाइंस हैं आपस में क्या करियो, इंटरसेक्ट करियो इस टाइप से। तो ये 2 एंगल्स जो वर्टिकली दिख रहे हैं आपको अपोजिट में, ये वर्टिकली फेस टू फेस है, इसका फेस ये रहा, इसका फेस ये रहा, इस तरह के एंगल को क्या कॉल करते हैं आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इट मीन्स 2 एंगल्स आर कॉल्ड
पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। ठीक है ना, क्या कहा, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, जहाँ पे टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज है उनका जो आर्म्स है वो क्या बोली जा रही है यहाँ पर आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डिफाइन करेगी आपके पास। क्लियर होगी बातें यहाँ तक? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए बेटा, जो नेक्स्ट आपको डिफाइन किया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट नोट में बताया गया था कि थ्योरम। देखिए थ्योरम का जो प्रोसेस आपके पास है, थ्योरम का प्रोसेस हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे यहाँ पे बहुत ईजी वे में, कि आपको जब थ्योरम अप्लाई करनी होती है सबसे पहले थ्योरम में क्या लिखा करते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब क्या, क्या क्वेश्चन में उसने दिया हम लोगों को, वो सारा गिवन के अंदर आ जाएगा। यानी स्टेटमेंट, जो भी वो स्टेटमेंट करता है वो पूरा गिवन के अंदर आ जाएगा। टू प्रूव, उसको किस चीज़ की नीड है, हमें से क्या मांग रहा है, क्या प्रूफ मांग रहा है वो उसे बोलते हैं टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन, आपने क्या एक्स्ट्रा वर्क किया है उसके फिगर में, उसके अलावा जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अलावा आप क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ए कंस्ट्रक्शन। प्रूफ मैटर, प्रूफ क्या होता है, फिर हम उसको किस तरह से प्रूफ करेंगे, यानी अब हम उसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करके उस कंडीशंस को प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, तो ये थ्योरम के अंदर आएंगे। थ्योरम का यानी थ्योरम क्या होता है, एक प्रूफमेंट पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि हाँ ये बात क्या है, रिजल्ट क्या है, ट्रू है, जो लिखी हुई कंडीशंस होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, उसके बाद लिखेंगे हम टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन। यदि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यानी हमने एक्स्ट्रा वर्क किया है उस फिगर के अंदर अपने अकॉर्डिंग प्रूफ करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट को हम डिलीट कर देंगे वहाँ से। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रूफ, यानी फिर हमको यहाँ पे रन करना है, यानी किस तरह से हमें प्रोसेस को लेके चलना है, वो फिर आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं। ओके बेटा, तो ये इस टाइप से आपके पास ये पूरा पॉइंट्स क्लियर होते हैं। यहाँ बेसिक था लाइन्स एंड एंगल्स का। ओके बच्चों, बात करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी डिस्कस करूँगा। ओके, और इन दो थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं आपको कह रहा है कि जिसमें अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वापस में इक्वल होते हैं। और दूसरी चीज़ ये करूँगी कि एक पॉइंट से चाहे कितनी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, ये सभी लाइंस का जो सम होगा इन पे बने हुए कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। ओके बेटा, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, कोई भी डाउट हो तो